जैसा कि आपको ज्ञात है पहले से, बिहार में पिछले 1-1.5 महीनों से मई महीने के 5 तारीख को मैंने एक घोषणा करी थी। जन सुराज अभियान के बैनर के तहत बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैंने एक प्रयास शुरू किया है। ऐसा क्यों है? बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है? हम सबको मालूम है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग अपने राज्य से दूसरे राज्यों में वो बिहार में रहते हैं। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। करीब करीब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। ये जो स्थिति है ये क्यों बनी है? बिहार जिसका हर एक गौरवशाली इतिहास रहा है, 50 और 60 के दशक में जो राज्य देश के सबसे अच्छे वेल गवर्नड स्टेट में जिसकी गिनती होती थी, वहाँ से आज हम देश में सबसे निचले स्थान पर कैसे आ गए? उसकी एक बड़ी वजह 1967-1965 के दशक से, 1960 के दशक में 1965 के बाद से जो राजनीतिक अस्थिरता रही, जिस पर बहुत चर्चा नहीं होती है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको ध्यान होगा कि 1967 से 1990 के बीच में बिहार में 25 सरकारें, 23 साल के अंदर 25 सरकारें आई और गई। राजनीतिक अस्थिरता के उस दौर ने बिहार को विकास के मामले में कहीं न कहीं दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे छोड़ दिया। उसके बाद 15 साल लालू जी का राज रहा। लालू जी का जो अपना दावा है उनके पार्टी का या उनके जो सुपुत्र हैं उनका, कि भाई हमारे राज्य में कुछ आर्थिक विकास हुआ या नहीं, हमने सामाजिक न्याय का काम किया, समाज में जो दबे पिछड़े लोग हैं उनको आवाज़ दी। मैं बिल्कुल आपके ऑन कैमरे पर ये कहने से मुझे कोई हिचक नहीं है कि लालू जी के उस दावे को मान लेने में कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है कि ठीक है भाई आपने सामाजिक न्याय किया। नीतीश जी बताते हैं कि 2005 से उन्होंने आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास भी किया है। बिल्कुल इस बात में भी दम है कि नीतीश जी के राज में कुछ विकास हुआ है। सड़क थोड़ी बन गई है, बिजली आ गई है, कुछ दूसरी आधारभूत सेवाओं और संरचनाओं में भी कुछ सुधार जरूर हुआ है। लेकिन ये सुधार इतना काफ़ी नहीं है, इसकी रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे बिहार के लोगों की ज़िंदगी बदल सके। 1990 में जब लालू जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो भी देश का सबसे गरीब राज्य बिहार था। प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम उस समय बिहार में था। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य बिहार ही था। और आज 15 साल के उनके शासन के बाद और उनके आर्थिक विकास के दावों के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ये आपको क्या बताता है कि जिस रास्ते पर आप चलकर आ रहे हैं पिछले कई सालों से, दशकों से, इस रास्ते पर चलकर आप बिहार को विकसित राज्य नहीं बना सकते हैं। थोड़ा बहुत विकास हो सकता है, थोड़ी बहुत तरक्की हो सकती है, लेकिन 50-60 साल के पिछड़ापन जो राज्य के लोगों को झेलना पड़ रहा है, दूसरे राज्य बहुत आगे निकल गए। वो चीज़ अगर बदलनी है तो आपको एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। 2015 में मैं यहाँ आया था, महागठबंधन का एक प्रयोग किया गया, उसको राजनीतिक सफलता भी मिली, सरकार भी बन गई और 7 निश्चय का एक एजेंडा भी बनाया गया था। हम में से कई लोगों को लगता है कि अगर सरकार आपके मुताबिक बन जाए, उसका एजेंडा आप तय कर दें तो चीज़ें समाज में बदल सकती हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि बिहार में सरकार 2015 में हमारे मन के मुताबिक बनने के बाद भी, 7 निश्चय उसका एजेंडा होने के बाद भी आज व्यवस्था में कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन बिहार में नहीं हुआ है। 7 निश्चय में जो वादे किए गए वो आज तक पूरे नहीं किए गए। 7 निश्चय का पहला वादा था कि बिहार में जितने युवक बेरोजगार हैं उनको कम से कम 1000 रुपया हर महीने का मासिक सहायता मिलेगा। कोई बिहार में मुझे युवक ऐसा नहीं मिला जिसको ये सहायता मिला हो। बिहार के 7 निश्चय प्रोग्राम में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई थी,
ताकि 12वीं क्लास से आगे पढ़ाई करने के लिए किसी भी बच्चे को परिवार के आर्थिक संसाधनों पर डिपेंडेंट न होना पड़े, उसको बैंक से सरकारी गारंटी पर सस्ते दर पर लोन मिल सके। ये बहुत लोगों को आज इसका फायदा नहीं हुआ। 7 निश्चय में बताया गया था हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि नल के जल की योजना की क्या स्थिति है। कहीं नल है तो जल नहीं और जल है तो नल नहीं। 7 निश्चय में लोगों ने बताया था कि भाई हर गली और नली का पक्कीकरण होना चाहिए। हम लोग मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, आपने देखा होगा गाँव की गलियों और नलियों की बात तो छोड़ दीजिए, बरसात होता है तो आधा मुजफ्फरपुर शहर में घुटने भर पानी लगता है, आपको मालूम है। मैं आपको ये 7 निश्चय के अवलोकन और उसका मूल्यांकन करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन आपके मन के मुताबिक हो भी जाए, उसका एजेंडा आप बना भी दें, तो भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। इसलिए जो मैं अभी जो प्रयास कर रहा हूँ, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का है। एक सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल अगर बने तो बिहार वो किसी एक व्यक्ति प्रशांत किशोर का दल ना हो, वो किसी एक परिवार का दल ना हो, किसी एक जाति एक वर्ग का दल ना हो, वो बिहार के सब अच्छे लोगों का दल हो, जो बिहार के सारे लोग एक साथ में आकर मिलकर एक मंच पर तय करें कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक नए राजनीतिक दल की जरूरत है, तो दल बनाया जाएगा। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, वो दल उन सारे लोगों का होगा जो आकर इस मंच में एक साथ जुड़ना चाहते हैं। अब इसकी 3 मूलभूत बातें हैं। नई राजनीतिक व्यवस्था मेरी समझ से 3 मूल बातों पर निर्भर करेगी। सही लोग, कि ये जो दल बनाया जाए वो समाज के जो सही लोगों को एक साथ जोड़कर बनाया जाए, वो मिलकर तय करें कि दल बनाना है कि नहीं बनाना है। दूसरा, उसका एजेंडा पहले से तय हो, जिसको हम लोग सही सोच कह रहे हैं। और तीसरी बात, बिहार को बदलने के लिए सब ये तय करें कि मिलकर सामूहिक प्रयास से ही कोई बात बन सकती है। कोई एक व्यक्ति या दल 70 साल और 13 करोड़ लोगों के पिछड़ापन को आकर ठीक नहीं कर सकता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि साहब आप जिन सही लोगों को ढूंढने निकले हैं उसका पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है? मेरे पास कोई यंत्र नहीं है कि मैं देखकर बता दूं कि कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए उसका रास्ता क्या है? तो जैसे दही से मक्खन निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है, उसी तरह समाज से अच्छे लोगों को निकालने के लिए, सही लोगों को इस मंच पर लाने के लिए समाज को मथना पड़ेगा। इसलिए जो मेरा पहला प्रयास है आने वाले 1-1.5 साल तक, वो सिर्फ और सिर्फ समाज में लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, उनसे संवाद स्थापित करना, उनसे सीखना, उनसे समझना और उनको इस बात के लिए समझाना कि बिहार को अगर बेहतर बनाना है, बिहार को 10 साल 15 साल में विकसित राज्य बनाना है, तो उसके लिए बिहार के सब सही लोगों को एक साथ आकर एक मंच पर मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इस दिशा में जैसे आज मैं आपके जिले में हूँ, पिछले 15 दिनों से ये दौरा मैंने शुरू किया है। मैंने 5 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अभी से लेके पटना में जो मैंने 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बताया था कि इस मिलने के सही लोगों को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, इसके पहले चरण में 4 महीने में मैं बिहार के हर जिले, ब्लॉक जहां पर भी जा सकता हूं वहां जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। उस समय कोई 16,500-17 हज़ार लोग ऐसे थे जिनको मेरी टीम ने संपर्क किया था या जिन्होंने हम लोगों को संपर्क किया था, जो मिलना चाहते थे या बात करना चाहते थे या अपनी बात बताना चाहते थे। वो संख्या बढ़ के अभी 70,000 से ज़्यादा हो गई है। 70,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो स्वयं मिलना चाहते हैं या अपने साथ कुछ लोगों के साथ बैठकर ये चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि हर ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए। तो अभी से लेकर सितंबर तक मैं ऐसे सारी छोटी गोष्ठियों में जा रहा हूं। आज जब अभी आपके साथ प्रेस से बात कर रहे हैं, अभी आप आधे घंटे के बाद देखेंगे यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ऐसे सैकड़ों लोगों ने जिन्होंने मिलने के लिए समय मांगा होगा, उनसे अभी मैं मिलूंगा, उनसे संवाद करूंगा। अभी आपसे मिलने से पहले मैं यहाँ पर जिला परिषद में जीते हुए जो लोग हैं उनके साथ बैठा हुआ था। उससे पहले मैं यहाँ
किसान चाची के गांव गया था उनको देखने, उनके अनुभव और उनके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके अनुभव को सीखने समझने गया था। तो इस तरह का जो प्रयास है वो अभी सितंबर तक लगातार चलता रहेगा, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसलिए 2 अक्टूबर से पूरे बिहार के लिए एक पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा नेशनल हाईवे को नापने के लिए नहीं, 3000 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसके द्वारा कि बिहार में जितने भी गांव, पंचायत, ब्लॉक, शहर, गली मोहल्ले, जहां पर भी जाना है, जहां पर भी लोगों से मिलने की ज़रूरत है, लोगों से बात करनी है, लोगों से कुछ सीखना समझना है, उनसे मिला जाए, उनसे बात करा जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए। इस प्रयास के तहत 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। और जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए, ऐसा नहीं कि 10 दिन पदयात्रा किए और फिर 2 दिन ब्रेक लेकर पटना में बैठे। एक बार 2 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे। जहां पर शाम हो गई वहीं पर उसी गांव में सोएंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। अगर बीमार नहीं पड़े या फैमिली में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो इस पूरे यात्रा को हम लोग का अनुमान है कि करीब करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। इस 1 से 1.5 साल में बिहार के हर कोने में, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर ब्लॉक, हर पंचायत में पहुंचने का प्रयास करेंगे। वहां लोगों से मिलेंगे, लोगों से सीखने का, सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद ही आगे का कोई जो रास्ता है वो सार्वजनिक करेंगे। आप में से कई लोग पत्रकार हों या जो यहाँ बिहार के लोग हैं, वो ये भी पूछते हैं कि आपका शिक्षा को लेकर क्या प्लान है, बेरोजगारी को लेकर क्या प्लान है, बिहार को बदलने को लेकर आपका क्या प्लान है। मैं उस विषय में आपको एक सूचना आपको देना चाह रहा हूं कि बिहार के समग्र विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, ये ऐसे 15 विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कोई 250 लोगों को एकत्र किया है। 250 ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने विषय के जानकार हैं, और उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं या बिहार से जुड़े हुए लोग हैं। उनको हमने 250 लोगों को 15 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, जो हर एक सब्जेक्ट पे बिहार के 10 साल 15 साल का ब्लूप्रिंट उस सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए शिक्षा हो गई, तो शिक्षा में क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, उसका एक 10 साल का ब्लूप्रिंट वो बनाएंगे, बना रहे हैं अभी। उसमें मेरी सोच भी शामिल होगी, लेकिन उसको सार्वजनिक करने से पहले ये पूरी पदयात्रा का जो काम है इसको पूरा करेंगे। इसलिए कि अभी जो ब्लूप्रिंट है वो मेरा और उनका ब्लूप्रिंट है, ये बिहार के लोगों का ब्लूप्रिंट नहीं है। लेकिन 1-1.5 साल पदयात्रा करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, उनके सुझावों को समाहित करने के बाद, इस पदयात्रा के खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के समग्र विकास के लिए 15 विभिन्न क्षेत्रों के 10 साल का पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट सार्वजनिक करेंगे, ताकि जनता ये देख सके कि ये जो बात कह रहे हैं उसको करने के लिए प्रमाणिक तौर पर इनके पास कार्यक्रम क्या है, इसको ये करेंगे कैसे, ताकि पदयात्रा जब खत्म हो तो जितने लोगों से भी मैं पदयात्रा के दौरान मिलूंगा, जिनके पास भी कुछ अच्छा सुझाव होगा, उस सुझाव को समाहित करके बिहार के विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 साल में क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, उसका पूरा खाका पदयात्रा खत्म होने के 100 दिन के अंदर पब्लिक के साथ साझा करेंगे। आपको उसके बाद आप उसको एसेस कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें और कोई अपना सुझाव दे सकेंगे। एक बार पब्लिक का फिर से सुझाव लेने के बाद अगले साल नवंबर-दिसंबर में उसको फाइनलाइज करेंगे और ये बताएंगे कि अगर बिहार में आगे बिहार का विकास करना है तो इन 15 क्षेत्रों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। और वो जो डॉक्यूमेंट होगा, जो ब्लूप्रिंट होगा, वो किसी दल का नहीं होगा। अगर उस समय की सरकार या कोई दूसरा दल भी उसका कुछ लेना चाहे तो उनका भी स्वागत है। हम लोग का प्रयास ये है कि जो इतना लंबा प्रयास कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, समाज से जो भी निकल कर आए और जो भी बिहार के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, उनकी मदद से जो 10 साल का ब्लूप्रिंट बनाया जाए, उसको बिहार के लोगों के साथ साझा किया जाए
ताकि बिहार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार अगर चाहे तो उसका उपयोग बिहार के बेहतरी के लिए कर सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और अब आप अपने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो ये है कि आप कुछ दिन पहले तक विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अचानक ऐसी क्या पली आपके मन में कि आपने बिहार को प्रोजेक्ट में लेने का सोच रखा? दूसरा कि जो अभी हालात हैं, जैसे प्रशासनिक स्तर पर दबाने का या धार्मिक स्तर पर ताना बना भूनने का, उसमें आप कहाँ सक्सेस अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं ऐसे लोगों में नहीं हूं जो अचानक कोई निर्णय करता है। मैं जो भी निर्णय करता हूं अपने जीवन में सोच समझ के करता हूं। 2 मई 2021 को जब तमिलनाडु और बंगाल के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि अब मैं जीवन में आगे वो काम जिस काम से, जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार, सलाहकार, चुनाव प्रबंधन, ये सारे काम मैं अब जीवन में आगे कभी नहीं करूँगा। इसकी घोषणा मैंने मीडिया में 2 मई 2021 को की थी। उसके बाद 1 साल तक सब विकल्पों को सोचने, जांचने, परखने के बाद ये तय किया है कि अब बिहार में आना है और बिहार में आकर एक सिर्फ दल नहीं बनाना है, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना है, जिसमें दल तो बने लेकिन दल सही लोगों के साथ बने, एक सही सोच के साथ बने, जिससे सत्ता का परिवर्तन हो तो उसके साथ साथ व्यवस्था के परिवर्तन की दिशा में भी कदम उठाया जाए, सिर्फ सत्ता का परिवर्तन न हो। और वो इस बात पर भी से भी गाइडेड है कि जो मैंने आपको अपना 2015 का बिहार का अनुभव बताया या दूसरे राज्यों में जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, कि कई बार आप पार्टियों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, सत्ता आपके हिसाब से बन भी जाए, तो भी मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि उन राज्यों में या उन पार्टियों के साथ या उन नेताओं के साथ व्यवस्था बदल दी गई है। जो मैं अब कर रहा हूं ये पूरी तरीके से यहाँ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने को लेकर है, सिर्फ पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। आपने कहा कि आप चुनाव कैसे जीतिएगा। पहली बात तो अभी कोई बिहार में चुनाव है नहीं, अभी हम लोगों ने मैंने कोई दल बनाया नहीं। अगर दल बनाया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा तो एक बात तो आप मानिए कि जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आता है चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने तो जरूर आता है, इसकी थोड़ी बहुत समझ तो हमको जरूर है। तो आप ये मान कर चलिए कि चुनाव लड़ने के लिए जो कुछ भी किया जाना है वो सब सोच समझ कर आए हैं। मैं अपनी बातचीत के क्रम में भोजपुरी का एक कहावत बोलता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बज कर बूझते हैं और दूसरे जो बूझ के बजते हैं। तो हमको आप सेकंड कैटेगरी में मानिए, जो बूझ कर बजे हैं, मतलब समझ कर आए हैं कि इसको करने में कितनी कठिनाई आ सकती है, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। मुझे इस बात का इल्म है कि ये कठिन और लंबा रास्ता है, लेकिन ये कठिन और लंबा रास्ता है इसीलिए मुझे करना है क्योंकि मेरी समझ से ये सही रास्ता है। बिहार के भविष्य को बदलने का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है सिवाय इसके कि बिहार के सारे सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए। जी, आपने अभी तक जो शैक्षणिक योग्यता आपकी थी उसके आधार पर आपने चुनाव लड़ाया और एज अ बिजनेस के रूप में आपने उस पर काम किया। क्या ये जन स्वराज भी उसी तरह से एक ऐसा कोई प्लान है जिसके थ्रू जो आप ग्राउंड पर रिपोर्ट लेने जा रहे हैं उसको भी फिर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें हम? मुझे नहीं पता है कि किस शैक्षणिक योग्यता की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता तो मेरी पब्लिक हेल्थ की है। शैक्षणिक योग्यता से आप राजनीति करते हैं ऐसी कोई पढ़ाई देश में अभी है नहीं। अगर आप जानते हैं तो आप बताएं। आपने कहा कि बिजनेस करते थे, आपकी नज़र में बिजनेस हो सकता है और मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि मैं बिजनेस करता था कि क्या करता था। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बात को मान भी लेता हूं कि मैं बिजनेस करता था तो कोई चोरी तो नहीं करता था। अपने बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने हुनर से अगर ईमानदारी से मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है, आप पत्रकारिता करते हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, दिन भर काम करते हैं तो उससे 2 रुपये कमाते हैं, उसमें खराबी क्या है? मैं बिजनेस नहीं करता था, लेकिन अगर आपकी बात को मान लें, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि आप जो पहले करते थे वो बिजनेस था, तो भाई चोरी तो नहीं करते थे, किसी के यहाँ डाका नहीं डालते थे, किसी से घूस नहीं लेते थे, अपनी योग्यता, अपनी हुनर से, और कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी हुनर से, अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं।
और जो कुछ किया है वो अपने दम पर किया है, किसी ने हाथ पकड़कर वहाँ बैठाया नहीं है। एक प्रश्न है कि जब आप बिहार में आए और कई विषयों पर जो निर्णय उन्होंने लिए हैं उसका पार्टी को फायदा है राजनीतिक या नुकसान है, ये तो सामने दिख रहा है आपको। सर मेरा एक सवाल है, किंग मेकर की भूमिका से किंग की भूमिका में आना चाहते हैं? भैया ना, पहली बात तो मैं कभी किंग मेकर नहीं रहा हूँ, ये आपका परसेप्शन है। जो लोग भी चुनाव जीतते हैं, जो नेता या पार्टी चुनाव जीतते हैं, वो अपनी ताकत, अपने कार्यक्रम, अपने आइडियोलॉजी, अपने वजह से जीतते हैं। हमारे जैसे लोग उसमें कुछ मदद कर सकते हैं। मैं नहीं, गाइडलाइन की बात नहीं है। अगर क्यों कोई जुड़कर साथ में काम करना चाहता था तो उस समय उनके साथ जुड़कर काम किया, उसमें अपनी मुझे जो मेरी समझ, बुद्धि, शक्ति थी वो मैंने लगाया। अगर परिणाम हमारे इच्छा के अनुरूप हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं किंग मेकर हूँ, मैंने उन्हें बनाया। वो अपनी ताकत से जहाँ पहुँचे वो अपनी ताकत से पहुँचे हैं। आपने कहा कि आप भूमिका बदल रहे हैं, बिल्कुल भूमिका बदल रहे हैं। अब पहले से जो बड़े नेता और पार्टी थे उनकी मदद के बजाय जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है लेकिन सही लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका हाथ पकड़कर उनको चुनाव लड़ाने में मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल भूमिका बदल रहे हैं, लेकिन वो किंग मेकर और किंग की बात नहीं है। पहले जो एस्टेब्लिश्ड लीडर और पार्टियों के साथ 10 साल मैंने काम किया, आने वाले कई साल तक मैं ऐसे लड़कों के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश कोई उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला नहीं है। मैं उनके साथ अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति जोड़ना चाहता हूं ताकि एक नए मंच और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके, जिससे एक विकसित बिहार को बनाने की दिशा में प्रयास किया जा सके। बिल्कुल आता। ये आपकी जो सोच है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों में नहीं हूं जो आज सुबह में कोई दिमाग में बात आई और शाम में उस पर एक्ट करूंगा। कांग्रेस के साथ ही क्यों, जब मैंने बंगाल के और तमिलनाडु चुनावों के बाद ये घोषणा की कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसके बाद देश में जितने भी बड़े लीडर और पार्टियां हैं जो जिनसे मैं मिल सकता था, मैं सबसे मिला, सबसे बात करी, सबसे देखा कि आगे इनके साथ क्या रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन सब देखने, जांचने, परखने के बाद ये तय किया कि नहीं, बिहार में जाकर एक सीधा ऑर्गेनिक प्रयास ही करना पड़ेगा। आपने कहा कि कांग्रेस के साथ बात बन गई होती तो क्या होता, आपको कैसे मालूम है कि बात नहीं बनी? मीडिया ने जो बताया कि भाई कांग्रेस ने तो कहा कि आप आकर ज्वाइन कर लीजिए, हमारी जिम्मेवारी लीजिए, मैंने मना कर दिया। लेकिन जैसे वो बिजनेसमैन वाली बात का मैं आंसर कर रहा था, 1 मिनट को आप मान लीजिए कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर गया होता तो भी यही कर रहा होता, क्योंकि उन्हीं मीडिया के हवाले से ये भी बताया गया था कि जो चर्चा चल रही थी उसमें ये बताया गया था कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में, ये 3 राज्यों में कांग्रेस को फिर से जीरो से, जो स्वतंत्रता से पहले वाली कांग्रेस थी, महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, उस फॉर्मूले से एक नई पार्टी के तरह से अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर गया होता तो भी जनसुराज ही कर रहा होता और बिहार में ही कर रहा होता। ये अलग बात है कि मेरी समझ का या मेरे सुझाव का कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी शायद कुछ उपयोग जैसा वो उचित समझते वो कर सकते थे, वो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। कांग्रेस ने रिजेक्ट नहीं किया। आपने मीडिया, अगर आप मीडिया वाले थे तो खबर आपको आई होगी, उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा कि हमने प्रशांत किशोर को ऑफर किया, प्रशांत किशोर ने उसको मना कर दिया। मेरा प्रश्न यह है, मैं यहाँ 1 घंटे बैठा हुआ, आप घबराइए नहीं, आप जितना सवाल करेंगे सवाल करेंगे। आपने 3 एग्जाम्पल दिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देश में ऐसे 3 ही एग्जाम्पल हैं। मैं वही गैर राजनीतिक लोग, गैर राजनीतिक व्यक्तियों ने कोई मंच बनाकर बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की, इसके 3 ही एग्जाम्पल नहीं हैं। एमजीआर भी गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, और ऐसे में और आपको 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। लेकिन मेरा आपका क्वेश्चन ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आप मेरे पर क्यों भरोसा करें कि मैं जो कह रहा हूँ वो करूँगा? ठीक है, बिहारी होने के नाते भी, पत्रकार होने के नाते भी मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं कि आप मेरे पर बिल्कुल मेरे कथनी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जो आदमी भी माइक लेकर यहाँ बैठता है वो अपने आप को अच्छा ही बताता है। वो यही बताता है कि मैं आऊँगा तो सब ठीक कर दूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मेरी कथनी पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, मेरे करनी को फॉलो कीजिए। मैं जो आने वाले समय में करूँगा उसको देखिए और उसको क्रिटिकली देखिए।
जो भी मैं गलती कर रहा हूं उसको बढ़ाकर बताइए और दिखाइए और रिपोर्ट कीजिए। आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, वो मौका तो दीजिएगा ना, करने का मौका दीजिएगा। मैं जो करूंगा, कोई अभी चुनाव तो है नहीं, आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, आपसे पैसा मांग नहीं रहे हैं, आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं, आपसे मतलब पत्रकारों से नहीं, जो बिहार के लोग हैं, आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे नाम का झंडा बैनर पोस्टर लगाइए। आप देख लीजिए, मेरे नाम का झंडा बैनर पोस्टर तो लगाया नहीं है। गांधी जी का फोटो लेकर चल रहे हैं, चुनाव अभी है नहीं तो वोट आपसे मांग नहीं रहे हैं, पैसा अभी तक आपसे मांगा नहीं है, तो आपसे क्या मांग रहे हैं? आपसे ये कह रहे हैं कि साहब ये प्रयास करना चाहते हैं बिहार को में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए। आपको अगर कुछ सही लगे तो उसमें सुझाव दीजिए, उससे जुड़िए। अगर आपको सही न लगे तो आप साइड में बैठकर देखिए कि मैं क्या करता हूं, लेकिन किसी को करने का अवसर तो देना पड़ेगा आपको। अगर चुनाव 6 महीने के बाद होता तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक था कि आप पर भरोसा क्यों करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव अभी 3.5 साल के बाद है। आपके पास मुझे मेरे करनी को देखने के लिए, एसेस करने के लिए, उस पर इवेल्युएट करके डिसीजन लेने के लिए 3.5 बरस का समय अभी है। मुझे आप 3.5 बरस में क्या करता हूं उसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए, उसके बाद अगर मन हो तो साथ में आइएगा। अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है, 1 मिनट उनका लेने साहब फिर एक ही प्रश्न है आपने अभी तक जो जिस भी पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, आपने तो यही सोच के उनके साथ अलायंस किया होगा ना कि मैं जो कंसल्टेंसी दूंगा, जो स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, आप अपने जो टारगेट है उसको लेके, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार, ठीक है, तो कहीं हर जगह तो कहीं फुलफिल तो नहीं हुआ आपका टारगेट कि हाँ मेरा, आप खुद ही कह रहे हो कि मेरा वो जो शासन निश्चय है वो फ्लॉप कर गया। गुड गवर्नेंस हम लोग देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई बिहार में चीज नहीं है। देखिए आपका कहना ठीक है कुछ मायनों में कि आपने प्रयास किया, एक रास्ते पर चल के प्रयास किया, ये देखा कि भाई सत्ता परिवर्तन करके जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं उसमें सत्ता का परिवर्तन अगर आपके मन के मुताबिक हो जाए तो उससे व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए कि अगर मन के मुताबिक आपको परिणाम नहीं मिला तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप थक हार के छोड़ दीजिए, उसी के साथ लगे रहिए, या फिर कोई एक नया प्रयास कीजिए। मैं एक नया प्रयास कर रहा हूं, ये अपने आप में इस बात को दिखाता है जो बात आप कह रहे हैं कि जो मैं कर रहा था उससे पूरा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं था। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि जब नहीं सेटिस्फैक्शन था तो क्यों कर रहे थे? अरे मैं आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। जब आप किसी बिना पृष्ठभूमि के, किसी बड़ी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं तो आपको अपनी जगह और पहचान बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप शाहरुख खान हैं तो आपने टीवी सीरियल में काम किया, फिर उसके बाद आपने बॉम्बे आप गए, वहां पर पिक्चर बनाने की कोशिश करी, तो जो डायरेक्टर ने आपको साइन किया उसके साथ आपने काम करके अपना हुनर दिखाया। फिर जब आप बड़े स्टार बन गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ इस तरह की ही मूवी करूंगा और इस तरह के डायरेक्टर के साथ ही काम करूंगा। तो आप उससे बड़े जब मेगा स्टार हो गए आज तो बता रहे हैं कि मैं किसी की डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा, मैं अपना स्क्रिप्ट जो मुझे अच्छा लगेगा उसी पर करूंगा और उस डायरेक्टर से उस पिक्चर का डायरेक्शन कराऊंगा जो मेरा फेवरेट है या जो मुझे पसंद है। तो जैसे जैसे जीवन में आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, सफलता आपको मिल जाती है, तब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो चाहते हैं वो कर सकें या नहीं। अगर मैंने 10 साल जिस काम को आप कह रहे हैं कि आपने किया, आपको सेटिस्फाइड आप हुए नहीं हुए, अगर उस काम को मैं नहीं किया होता मैंने, तो आज आप हमारी बात बैठकर थोड़ी ना पत्रकार वार्ता कर रहे होते। मैं अभी रोड पर यहाँ से बगल से निकल जाता, आपको पता भी नहीं चलता। भाई मैं कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का लड़का तो हूँ नहीं, मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना है। मैंने अपना रास्ता खुद ही बनाया है। कई बार वो रास्ते बाहर से जब आप देखते हैं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो व्यक्ति भी अपने जीवन में अपना सब कुछ आप खुद से अगर आपको बनाना है तो दूसरे को जो बाहर से देखता है उसको वो रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े दिख सकते हैं, क्योंकि आप यू आर नॉट बोर्न विद द सिल्वर स्पून कि भैया जो आप चाहिएगा वही कर लीजिएगा। लेकिन एक बार जब उस स्थिति में पहुंच गए जहां पर जो आप चाहे वो कर सकते हैं, तब क्या कर रहे हैं? तब आकर एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि मुझे लगता है कि व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आज मैं चाहूं तो जैसा आप बता रहे हैं वो
जब बंगाल का मैंने चुनाव छोड़ा तो हार कर तो छोड़ा नहीं, उस समय तो उस विधा में मैं शिखर पे था। बंगाल में और तमिलनाडु का चुनाव जीतने के बाद तो उस विधा में मैं शिखर पे था इस देश में, तब छोड़ा है, हार कर नहीं छोड़ा है। कॉन्ट्रडिक्शन भी है, जब नीतीश जी के साथ आप जुड़े उस समय नीतीश जी पहले से गवर्नमेंट में थे बिहार में, तो उनकी परफॉर्मेंस तो आप देख रहे थे कि मैं इनके साथ जुड़ूंगा तो ये। भैया नीतीश जी सरकार में थे, लेकिन 7 निश्चय जैसा कोई प्रोग्राम नीतीश जी ने पहले नहीं चलाया है। 7 निश्चय बनाने के लिए 40,000 गांव में बिहार में मैंने 6 महीना सर्वे कराया, ये पता कराया कि लोग क्या चाहते हैं। 7 निश्चय को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना की गई। अब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, उसका दोष मेरा भी हो सकता है, लेकिन हम तो सरकार में है नहीं। आप कह रहे हैं कि आप नीतीश जी के साथ थे और वो 7 निश्चय उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो नहीं कर पाए तो उसी के लिए तो व्यवस्था बना रहे हैं। अगर वो कर लेते तो हमें क्या जरूरत थी बिहार में आने की, कोई जरूरत नहीं थी। अगर नीतीश कुमार अपनी व्यवस्था के जरिए जो चीज़ उन्होंने प्रॉमिस करी थी अगर वो कर पाते तो मुझे बिहार में आकर ऐसे सर फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पसीना बहाने की। वो व्यवस्था में तो मैं उनका ऑलरेडी उनकी पार्टी में उपाध्यक्ष था, मैं उसी में रहता। क्या ऐसी बात तो नहीं है कि नीतीश जी को अगर टफेस्ट वर्क दे दिए थे जो होगा नहीं फिर उसके बाद आप आ जाएंगे? भैया हमने क्या टफेस्ट वर्क दे दिया था? घर घर में पानी पहुँचाना ये टफेस्ट वर्क है, घर का नाली और गली बनना ये टफेस्ट वर्क है, बिहार के बेरोजगार लोगों को 1,000 रुपये भत्ता मिलना चाहिए, ये टफेस्ट वर्क है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? अब नहीं हो पा रहा है तो आप नीतीश जी से न पूछिएगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। प्रश्न सर, बिहार की जनता जो जिसके पास आप जाइएगा या अभी जो पूरी परिस्थिति राजनीतिक परिदृश्य का है उसमें धनबल का है और आप इंटेलेक्चुअल के फोरम लेकर के चले हैं, तो आपने कैसे जज कर लिया कि ये धनबल और जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको किस रूप में आप जो है सो चेंज करें? देखिए, आपने ये बताया कि यहाँ पर धन बल का प्रभाव है। जो लोग भी राजनीतिक तौर पर समाज का अगुवा बनना चाहते हैं उनको समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को के रहते हुए ही उसका अगुवा बनना है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं आकर उसको सुधार दूंगा। जब समाज में सब अच्छा ही हो जाएगा तो आपकी जरूरत ही क्या है? तो ये कहना कि यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ धन बल है, यहाँ बाहुबल है, ये हर राजनीतिक व्यवस्था में है, हर राज्य में है, बिहार अकेले में नहीं है, हर जगह है। आपने कहा कि आप इंटेलेक्चुअल को लेकर साथ चले हैं, ये इंटेलेक्चुअल को लेकर चलने की बात है। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा और मैं अभी लड़कों से यहाँ मिल रहा हूँ जो मुजफ्फरपुर के जिले से खुद से फोन करके लोग मिलने आ रहे हैं। जरा उसमें देखिए कि उसमें किस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल कितने हैं और ग्रास रूट के कितने लोग हैं। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं जिला परिषद के सारे जीते हुए लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, वो सब इंटेलेक्चुअल है, इस बात का तो कोई दावा नहीं हो। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उससे पहले मैं जहाँ चाची के यहाँ गया हुआ था, किसान चाची के यहाँ, वो सब इंटेलेक्चुअल तो नहीं है। आपको लगता है कि आप राजनीति मतलब चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अगर आपका आकलन ये है तो मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कह रहा हूँ कि साहब चुनाव पहले तो 3.5 साल के बाद है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपको राजनीति की खूब समझ है, चुनाव की खूब समझ है, थोड़ी बहुत चुनाव की समझ तो हमको भी होगी, 10 साल से यही काम कर रहे हैं तो कुछ तो सोच ही के आए होंगे। इतना तो भरोसा रखिए कि जो पत्रकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो बड़े विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उतना नहीं आता हो तो उनसे थोड़ा बहुत कम तो राजनीति और चुनाव की समझ हमको भी होगी साहब। भरोसा रखिए, आपको दिखेगा। सर, बिहार की वो जनता जो पलायन कर चुकी है बेरोजगारी की वजह से, आपकी बात क्यों सुनेगी? भाई, बिहार की जनता जो पलायन कर चुकी, क्या करना चाहिए? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पलायन कर चुकी उसकी बात ही क्यों? बिहार की कोई भी जनता मेरी बात क्यों सुने? बिहार की जनता बात इसलिए सुने कि आप आज 30 वर्ष के बाद भी देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य हैं। तो अगर आपको स्थिति बदलनी है तो कुछ आपको नया करना पड़ेगा, और नया करना पड़ेगा तो जो भी आपके पास विकल्प हैं उस विकल्प को सबको जांचिए, परखिए, उसके बाद जो सही लगे उसको वोट दीजिए। सर, आप उन लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाइएगा? बात कैसे पहुंचाएंगे? आप तक बात कैसे पहुंची है? सर, आप तो यहाँ बिहार में, हाँ, जो बिहार में नहीं है, जो बिहार से बाहर है वो बिहार से आपसे और हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। रोज टीवी, फोन, व्हाट्सएप के माध्यम से रोज जुड़ा हुआ है। पहले बिहार में जो लोग हैं उन तक तो